साथियों, जो दलितों की बात करता हो, पिछड़ों की बात करता हो, आदिवासियों की बात करता हो, हर एक वीडियो में आपकी बात करता हो, आपके समाज की बात करता हो, आखिर वो पीछे कैसे है। नेशनल दस्तक की मैं बात कर रहा हूँ। आज नेशनल दस्तक के बारे में भी बताऊंगा, उसका स्टार्टअप कब हुआ था, उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं और वो क्यों आखिर पीछे है। और वहीं दूसरा चैनल उसके मुकाबले बहुत बेहतर आगे है। और आपको बता दें कि एक ही महीने में दोनों की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन नेशनल दस्तक से 3 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके हो चुके हैं, जबकि नेशनल दस्तक के सब्सक्राइबर अभी कम हैं। इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा आपको। और आज इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी के नए जो कानून आए हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये जो नया कानून योगी आदित्यनाथ ने आज शुरू किया है, उस कानून से ऐसा लगता है कि जो गरीब हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कारोबार हैं, किसान हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। और उन्होंने जो कानून पास कराया है वो कहते हैं कि छोटे लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। मुझे नहीं लगता, ये आप लोग भी बताइएगा कि फ़ायदा है या नहीं। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि प्रियंका वाड्रा ने कहा कि आखिर संविधान की जय क्यों नहीं बोलने देते हैं बीजेपी वाले। ये प्रियंका वाड्रा ने संसद भवन में ही कह डाला। तो आज इस पर बातचीत करेंगे और खुलकर आपसे स्पष्ट बताएंगे आखिर क्या मामला है। तो चलिए खबर विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी व्लॉग। जो आज की खबर होगी वो थोड़ा सभी खबरों से अलग है, थोड़ा हटके है। अब इसमें चाहे मुझे कुछ लोग समझें कि मैं प्रमोशन करने आया हूं या फिर मैं वीडियो बनाने आया हूं, जो आज मैं बताने वाला हूं उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है। आप इस रीजन को मायावती जी से भी जोड़ सकते हैं। आप इस रीजन से वो तमाम बहुजन नेताओं से जोड़ सकते हैं जो आपके लिए अपनी जान तक दे दिया है। बिरसा मुंडा के लिए सोच सकते हैं और अंबेडकर साहब के लिए सोच सकते हैं। उनके लिए सोच सकते हैं जो 2-2 साड़ियाँ लेकर स्कूल में जाती थी। सोचिए आप, एक पहनकर साड़ी जाती थी, एक रखकर साड़ी जाती थी, क्योंकि उनके ऊपर कुछ मनवादी लोगों ने ये नियम बना लिया था कि जब ये दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाएंगी तब इन पर हम गोबर मारेंगे। उस समय दलित पिछड़े आदिवासी तो नहीं थे, लेकिन उस समय पर एक जाति थी, नीच जाति। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। जो शूद्र, अछूत, अतिशूद्र, अति अछूद्र जो बनाया गया था नेम, जिसे नीच कहा जाता था, उन लोगों को बाबा साहब ने SC ST OBC में कन्वर्ट कर दिया, एक अंग्रेजी नाम दे दिया। तो उस समय के जो नीच व्यक्ति थे, जिसे कुछ मनवादी व्यक्तियों ने नीच कहा, उन लोगों को पढ़ाने के लिए माता सावित्री बाई फुले एक साड़ी रखती थी, एक साड़ी लेकर जाती थी पढ़ाने के लिए, ताकि रास्ते में जब कोई गोबर मार दे तो उन्हें बदल सके स्कूल में। और आज माता सावित्री बाई फुले को लोग भूल चुके हैं। मैं कहानी लल्लन टॉप और नेशनल दस्तक पर लाऊंगा। मायावती जी की अब बात करते हैं। अंबेडकर साहब की स्थिति तो आप लोग पढ़े हैं। मायावती जी ने जब से पहली बार सांसद बनी 1995 में, तब से गांव के दलित लोग चारपाई पर आराम से बैठने लगे। चारपाई पे बैठने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, उन्हें लोग हटा देते थे। तो ये स्थिति थी गांव की। और आज नेशनल दस्तक पर आते हैं। अब साथियों, नेशनल दस्तक दिन रात बहुजन का गुणगान करता है। दिन रात दलित पिछड़े आदिवासियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शंभू कुमार सिंह दिन रात जो है दिलो जान से जुटे हुए हैं। नेशनल दस्तक रिसेंट में चुनाव लड़ते हैं। नेशनल दस्तक के संपादक, माफ़ कीजिएगा, शंभू कुमार सिंह जी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव वो हार जाते हैं। बाबा साहब ने भी चुनाव लड़ा और चुनाव हारे। तो आप इसके पीछे का कहीं ना कहीं कनेक्शन आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक से थोड़ा हट के, क्योंकि जिस पॉइंट पर हम थे उस पॉइंट को बताना बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की जो जन्म है, यानी डेट ऑफ बर्थ है नेशनल दस्तक की, उसका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों सितंबर 16, 2015। ये नेशनल दस्तक का जो है जन्म तिथि है नेशनल दस्तक चैनल का। और इसके सब्सक्राइबर कितने हैं नेशनल दस्तक के? इसके सब्सक्राइबर हैं 9.55 मिलियन, यानी कि 90,55,000। ये उसके सब्सक्राइबर हैं 2015 से और अब तक। और अब आपको बताते हैं आखिर लल्लन टॉप के कितने जो है सब्सक्राइबर हैं और कब का उनका चैनल है।
दोस्तों इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, अगर आप लोग समझेंगे, तर्क निकालेंगे तो इसके पीछे का बहुत बड़ा तर्क निकलेगा। हालांकि वो आपको मैं बताऊंगा आखिर तर्क निकाल कर क्या रीज़न है। और ये चैनल जो है, ये चैनल बना था दोस्तों मार्च 23 2015 को। नेशनल दस्तक और लल्लन टॉप दोनों एक ही साल लगभग बने थे। और लल्लन टॉप के जो सब्सक्राइबर इसमें हैं वो 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर, 30 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब आप समझ रहे हैं 3 करोड़ सब्सक्राइबर। और नेशनल दस्तक के अभी 1 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि वो दलित समाज, पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, गरीब, वंचित, किसान, पासमानदा समाज, इन सब के लिए वो लड़ते हैं। और ये जो समाज है ये किसी के बहकावे में तुरंत आ जाता है। अभी रिसेंट में मायावती जी के साथ यही हुआ है कि जिनके लिए मायावती जी दिन रात मेहनत करती रहीं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने के नाम पर चले गए। हालांकि संविधान को कोई बदल नहीं सकता, ये संविधान खुद कहता है कि चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, मुझे नहीं बदल सकता। और मुझे बदलने के लिए इस देश के सारे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस देश के सारे सिस्टमों को बदलना पड़ेगा, तब जाके मुझे बदल तब भी नहीं सकते हैं आप लोग। तो ये मैं बता रहा हूँ जो बात, आप इस पर कल्पना कीजिए, सोचिए, तर्क निकालिए इसके पीछे का। 30 मिलियन सब्सक्राइबर और अभी 10 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं पूरे होने वाले हैं। ये नेशनल दस्तक की है। और नेशनल दस्तक अगर बहुजन समाज की बातें ना करके वैसी खबर आपको दिखाता जो ज़रूरी है, जो सार्वजनिक चैनलों पर आती है, वैसा खबर अगर दिखाता, तो मैं ये सोचता हूँ कि नेशनल दस्तक पर अब तक 50 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते। नेशनल दस्तक का एक रूल्स है, एक रेगुलेशंस है कि वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अगर अत्याचार हो रहा है तो सबसे पहले दिखाएगा। सबसे पहले मतलब वो अपना समझकर उसे सबसे पहले दिखाएगा, फिर उसके बाद में किसी और खबर को दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसका आज जो ग्राफ है वो कहाँ पर है। और जो ऐसे चैनल हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो लेकर चलते हैं, उनका हाल आप देख रहे हैं, 30-30 मिलियन सब्सक्राइबर होने को हैं। लेकिन जो आपके समाज की बात कर रहा है उसका अभी पीछे स्थित बना हुआ है। तो दोनों का कनेक्शन सेम है, मायावती जी का और नेशनल दस्तक का मैंने बता दिया। और नेशनल दस्तक का स्थित कहाँ है ये भी आप लोगों ने देखा, लल्लन टॉप की स्थित कहाँ पर है ये आप लोगों ने देखा। तो लल्लन टॉप की तरफ मेहनत शंभू कुमार सिंह जी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उतने नहीं आते, जबकि 90% जो है दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। अगर 90% लोग सब्सक्राइबर करें नेशनल दस्तक को तो आज 50 लाख सब्सक्राइबर तुरंत हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं प्रियंका गांधी जी की। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि संविधान, यहाँ सामने लगा हुआ है, आप सुनिए, कि संविधान की जय बोलना भी शायद अब पाप हो गया है। संसद भवन में संविधान की जय नहीं बोल सकते। दरअसल एक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने जय संविधान कह दिया था। ओम बिरला जी इस पर नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि चलो हो गया, हाँ हाँ ठीक है हो गया, ऐसे करके उन्होंने उन्हें बैठा दिया। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, संविधान की शपथ है, किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो चलिए। सोचिए, प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि जिस संविधान से पूरा देश चलता हो, जिस संविधान से सर्व समाज की जातियों को इंसाफ मिलता हो, उस संविधान की जय क्यों नहीं बोलने देते हैं ये लोग। खैर, ये बीजेपी और कांग्रेस का मसला है, दोनों एक ही हैं और दोनों का क्या षड्यंत्र रहता है ये जाने। और बीजेपी की एक सबसे बड़ी खबर है, आज कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया कानून पास किया है। आपको वो पढ़ के मुझे सुनाना पड़ेगा, तभी आपको जो है पूरा समझ में आएगा मामला। संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधक दफ्तर जाने से छुटकारा, ये हेडलाइन है इस पेपर की। और इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने आवास विकास परिषद समेत विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों की डिजिटली रजिस्टर कराने की सुविधा दे दी है।
ऐसी रजिस्ट्रियां अब विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद में ही हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। मौजूदा समय इस प्रकार की है, संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधक कार्यालय में जाना पड़ता है। मौके पर कैमरे के सामने भौतिक सत्यापन कराए जाने की व्यवस्था है। संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति से लेन देन के बारे में पूछताछ होती है। ये प्रेजेंट टाइम की बात है। और यह भी पूछा जाता है इसी तरह का उस पर कोई दबाव तो नहीं है। इसके बाद क्रेता और विक्रेता दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। ये इस समय की बात है। इसके चलते क्रेता और विक्रेता दोनों को परेशानियां होती हैं और इस परेशानियां को ख़त्म करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आवास विकास परिषद और सभी प्राधिकरणों में डिजिटल रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने का फैसला किया गया है। सोचिए, इस नई व्यवस्था में धांधली पर अंकुश लगाने के साथ रजिस्ट्री कार्यालय पर भीड़ भी कम होगी। स्टाफ एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुताबिक दूसरे चरण में विदेशों की तर्ज पर घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा देने का विचार है। इसके साथ ही छोटे स्टाफ सेल्फ प्रिंट करने की सुविधा दी गई है। सोचिए, अब इस काम को और आसान कर दिया गया है कि जो गांव में दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी ज़मीनों को किस तरह से कब्जा कर लिया जाए। कब्जा करने के बाद थोड़े बहुत पैसे देकर उनकी ज़मीनों को रजिस्ट्री करवा लिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये कानून सरासर गलत है, क्योंकि सर जो इस देश में दलित पिछड़े आदिवासी हैं, जो उनके अभी बुजुर्ग लोग हैं जिनके नाम पर संपत्ति है, उन्हें अभी पढ़ना लिखना नहीं आता है और उनके बच्चों को भी इतना पढ़ना लिखना नहीं आता है कि वो आप जैसे नेताओं से, आप जैसे अधिकारियों से जवाब सवाल कर सकें। तो जो नियम चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। इस समय जो पूछताछ होता है कि आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं खेत लिखाया जा रहा है, आपको पैसा मिला या नहीं मिला, तो ऐसी सुविधा अगर है तो रहने दीजिए, नई सुविधा लाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की क्या राय है इस पर जवाब अपना ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।